जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में। भूकंप क्या होते हैं, भूकंप उनके बारे में जानकारी। विद्यार्थियों, भूकंप एक प्रकार से पृथ्वी का कांपना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के कांपने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें जो सबसे प्रमुख कारण है, जैसे पूरी दुनिया मानती है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये कहा जाता है कि पृथ्वी कई प्लेट से मिलकर बनी होती है, और जब उन प्लेट्स के बीच में संचरण होता है, संचलन होता है, यानी एक दूसरे के सापेक्ष उनमें गति होती है। वो गति दोनों प्रकार की हो सकती है। वो अभिसरित और अपसरित दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। अपसरित गतियों में दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, और या दूसरे शब्दों में कहें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं। डाइवर्जेंट मूवमेंट में दो प्लेट्स एक दूसरे के दूर जाती हैं, और कन्वर्जेंट मोशन जब होता है तो दो प्लेटें एक दूसरे के पास में आती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के पास में आती हैं, पास में आकर एक जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर और भारी प्लेट नीचे चली जाती है। इस प्रकार से ऊपर की प्लेट नीचे की प्लेट को दबाती है, धक्का मारती है, तो नीचे की प्लेट बहुत गहराई तक चली जाती है। इतनी गहराई तक जाती है कि वो एस्टेनोस्फीयर तक पहुंच जाती है, और एस्टेनोस्फीयर में पहुंचने के बाद वो मेल्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मेल्ट हो जाती है तो चट्टानों के मेल्ट होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरपूर मात्रा में निकलती है। इसलिए कल हमने जब वॉल्केनो पढ़े थे तो हमने क्या देखा था कि वॉल्केनो के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड अधिक प्रेशर पर क्या होती है? चट्टान के पिघले हुए मटेरियल में अधिक प्रेशर पर मिक्स होती है। उसे कहते हैं, उस मटेरियल को क्या कहते हैं? मैग्मा। मैग्मा क्या है? हाईली विस्कस फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा श्यान द्रव है, गाढ़ा द्रव है। उसको ना हम लिक्विड कह सकते ना सॉलिड कह सकते, वो हाईली विस्कस फ्लूइड कहलाता है। उसी मैग्मा में जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में घुली होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊंचा उठने का प्रयास करती है, और ऊंचा उठने के प्रयास में वो जमीन क्रस्ट के उस भाग को जहां सॉफ्ट चट्टानें मिलती हैं उसको तोड़कर ऊपर निकल जाता है, तो ज्वालामुखी बन गया। अन्यथा अगर ऊपर नहीं निकल पाया तो अंदर ही अंदर मैग्मा बराबर पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शनल करंट के रूप में फ्लो करता रहता है। तो मैग्मा इस तरह से कन्वेक्शनल करंट के रूप में फ्लो करता रहता है। तो जब मैग्मा कन्वेक्शनल करंट के रूप में फ्लो करेगा तो अंदर कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होती हैं। तो कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी के अंदर चट्टानों का जलना, एक दूसरे के सापेक्ष चलने के कारण वो अंदर दबी हुई प्लेट हाई टेम्परेचर प्रेशर पर जल जाती हैं, पिघल जाती हैं, और वही पिघला हुआ मटेरियल ऊपर आता है तो एक कन्वेक्शन करंट का फॉर्म बनाता है। इस तरह से पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जब वो भाग जो जल गया, जलने के बाद जो टूटा हुआ भाग है वो वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है। जैसे ही टूटा हुआ प्लेट वापस अपनी जगह आती है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी ठीक वैसे ही होती है जैसे किसी स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें तो स्प्रिंग के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इंग्लिश में उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे अगर हमको कोई ज़मीन से ऊपर उठा दे तो हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कैसे पता पोटेंशियल एनर्जी है? ऐसे पता कि अगर ये पंखा ऊपर से मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरे सर को फोड़ देगा। क्यों फोड़ देगा? इसमें आखिर ऊर्जा है। ये लटका हुआ है तो इसमें एनर्जी है, वही पोटेंशियल एनर्जी है। वो पोटेंशियल एनर्जी अगर गिरेगी मेरे ऊपर तो मुझे एहसास हो जाएगा कि इसमें कितनी ऊर्जा है ये लटके हुए में। तो ये एनर्जी कहीं और से नहीं आती। एनर्जी कहाँ से आती है? किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न होती है, तो ये कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार से जब किसी वस्तु को कंप्रेस किया जाएगा तो वो ऊपर उठने का प्रयास करेगी। दूसरे शब्दों में कहें, अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर मैं आपको कहूँ चलो मुर्गा बनो, तो कितनी देर मुर्गा बना के रख पाऊंगा? 2 मिनट, 4 मिनट, उसके बाद आप उठ जाओगे। क्यों? बोले साहब थक गए, अब नहीं बन सकते। एक निश्चित देर तक ही आप झुके रह सकते हो, उसके बाद आप उठ जाओगे। तो आप जो उठ रहे हो, ये क्यों उठ रहे हो? कि जब आप झुके थे तो आपके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न हो गई थी, वही प्रत्यास्थ ऊर्जा कहलाती है। वो आपकी इलास्टिसिटी के कारण उत्पन्न हुई। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसके अंदर विकृति का विरोध करता है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पेन को तोड़ना चाहूँ तो मैं इसमें विकृति ला रहा हूँ। ये सीधा है, इसको मैं झुका रहा हूँ, बेंड कर रहा हूँ, तो बेंड करने से इसमें एक एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी जो अपने बेंड होने का विरोध करेगी। उसी एनर्जी को हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। ये इलास्टिसिटी की पहचान होती है। तो जो वस्तु जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी वो अपने परिवर्तन का उतना ही विरोध करेगी। अगर एक रबर की, ये रबर का पेन होता तो बड़े आराम से फोल्ड हो जाता, मुड़ जाता,
क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी कम है इसलिए मुड़ जाएगा, और अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो देर से मुड़ेगा। रबर का होगा तो आसानी से मुड़ जाएगा, फाइबर प्लास्टिक का होगा तो थोड़ा जोर लगाएगा लेकिन मुड़ेगा फिर भी, लोहे का होगा तो मैं आसानी से नहीं मोड़ पाऊंगा। इसका मतलब लोहे की इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो लोहे में इलास्टिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो जिस वस्तु की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है उसमें इलास्टिक एनर्जी ज़्यादा स्टोर की जा सकती है। चट्टानें हार्ड होती हैं इसलिए उनमें इलास्टिक एनर्जी डिपॉजिट हो जाती है, और वही इलास्टिक एनर्जी जब रिलीज होती है तो धक्का मारती है तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होते हैं, उसी को भूकंप कहते हैं। विद्यार्थियों, भूकंप केवल प्लेटों के टकराने से या संचलन से अकेला उत्पन्न नहीं होता, पृथ्वी को हिलाने के लिए, कंपन लाने के लिए और भी कारण जिम्मेदार हैं। जैसे कि अगर बहुत बड़ा का बड़ा पहाड़ दरक जाए और नीचे गिर जाए तो जब बड़ी पहाड़ की चट्टानें नीचे गिरेंगी तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाएंगे। बड़े बड़े ग्लेशियर्स जब टूट के नीचे गिरते हैं, जो एवलांचेस जिन्हें हम कहते हैं, जब एवलांचेस होता है, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो जब लैंड स्लाइड होता है तब एवलांचेस होते हैं, तब अथवा जब कभी परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो पृथ्वी को अंदर से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, पृथ्वी को हिला देता है। तो इन सब कारणों से पृथ्वी हिलती है। नतीजा क्या होता है कि पृथ्वी पर भूकंप की स्थितियां निर्मित होती हैं। अथवा दूसरी बात यह है कि हमने देखा था कि आउटर कोर लिक्विड है और उसके ऊपर का पोर्शन लगभग सॉलिड है, इनर कोर सॉलिड है, ऊपर का पोर्शन सॉलिड है, इनर जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में। तो जरा कल्पना कीजिए एक बॉल लिक्विड के ऊपर तैर रही है, घूम रही है। ऐसे में ही अगर पृथ्वी के किसी भाग में ज़्यादा आप वजन स्टोर कर दोगे, ज़्यादा मास स्टोर कर दोगे तो क्या होगा, पृथ्वी उस तरफ घूम जाएगी, हिल जाएगी अपनी वास्तविक स्थिति से। इसीलिए भूकंप के आने का एक कारण बड़े बड़े बांधों का बनना भी है। तो बड़े बांधों का बनना भूकंप का एक कारण है। पृथ्वी पर लैंडस्लाइड होना, लैंडस्लाइड की घटनाएं होना, ये एक भूकंप का कारण है। बड़े बड़े हिमखंडों का टूटकर गिर जाना, ये भी एक भूकंप का कारण है। परीक्षण के दौरान, परमाणु परीक्षण के दौरान जमीन के अंदर बहुत अधिक विस्फोट जब होता है, अधिक ऊर्जा का, उससे भी जमीन हिलती है, वो भी एक भूकंप का कारण है। और भूकंप का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी है, इसलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि जब प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष मूवमेंट करती हैं, चाहे डाइवर्स हों या कन्वर्स हों, दोनों ही स्थिति में उनमें एक ऊर्जा रिलीज होती है जिसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और भूकंपीय ऊर्जा यही ऊर्जा है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि भूकंप में स्थापित ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आप कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है भूकंपीय ऊर्जा। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के किसी भाग में अगर भूकंप आएगा, सपोज ये पृथ्वी है, इस भाग में भूकंप आया, तो जब भूकंप आएगा तो यहां से तरंगें उठेंगी, चारों तरफ फैलेंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी, चारों तरफ। तो अब आप बताइए कि कौन सी तरंग पहले पृथ्वी के सरफेस पे पहुंचेगी? कौन सी तरंग पहले पहुंचेगी इनमें से? कौन सी तरंग पहले पहुंचेगी? ये जो सबसे ऊपर उठेगी सीधी, ये तरंग सरफेस पर सबसे पहले पहुंचने वाली है। क्लियर है? जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है इसे ओरिजिन, ये ओरिजिन कहलाता है। भूकंप का ओरिजिन या फोकस कहते हैं इसको। ये फोकस है भूकंप का, जहां भूकंप उत्पन्न होता है। और जहां सबसे पहले भूकंपी तरंगें पृथ्वी पर महसूस की जाती हैं उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ये एपिसेंटर है, ये वाला भाग एपिसेंटर कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है। तो एपिसेंटर और फोकस दोनों में फर्क समझ में आया? किसे कहेंगे एपिसेंटर? एपिसेंटर पृथ्वी पर वह क्षेत्र है, वह जगह है जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। और जहां भूकंप आता है उसे कहते हैं भूकंप का ओरिजिन या फोकस। इस तरह से ये दो भाग होते हैं, ओरिजिन और एपिसेंटर। क्लियर है? इसके बाद अब मैं बात करता हूं कि जब भूकंप आएगा तो भूकंप से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो तरंगें किस प्रकार की होती हैं। तो थोड़ी देर के लिए एक हम
एक्सरसाइज हल्की सी करते हैं कि वेव्स क्या होती हैं। विद्यार्थियों, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वेव्स दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। दो प्रकार की वेव हो गई। नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल में फर्क क्या होता है? ऐसी वेव्स जो किसी यंत्र से उत्पन्न होती हैं उन्हें मैकेनिकल वेव कहते हैं। बस सिंपल, यंत्र से उत्पन्न होना। यंत्र में हम लोग भी शामिल हैं, मानव भी एक यंत्र है, तो हमारे शरीर से भी अगर कोई वेव निकलती है तो वो मैकेनिकल वेव कहलाएगी। दूसरे शब्दों में, किसी बॉडी से वेव निकलना, किसी यांत्रिक बॉडी से वेव निकलना मैकेनिकल वेव है। बस नॉन मैकेनिकल वेव में कौन सी आती हैं? सूर्य से आने वाली प्रकाश तरंगें, वो नॉन मैकेनिकल वेव है। इस लाइट जल रही है, ये बल्ब जल रहा है, बल्ब से उत्पन्न होने वाली लाइट नॉन मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल नहीं है। मैकेनिकल यंत्र में उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं, ये यंत्र में उत्पन्न होने वाली तरंग नहीं है, ये तो लाइट सोर्स है, ये सोर्स से आ रही है, लाइट से आ रही है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। क्लियर हुआ? और मैकेनिकल वेव जो होती हैं उन्हें यंत्र द्वारा बनाया जाता है। तो यही कारण है कि सूर्य से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कैसी की वेव्स कहलाती हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। और जो मैकेनिकल वेव हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरी होती हैं ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य, दूसरी होती हैं ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। ये अनुप्रस्थ हैं। क्या मतलब होता है इनका? लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो वेव होती हैं जो, अच्छा आपने सांप को रेंगते हुए देखा होगा। सांप जब आगे बढ़ता है तो इस तरह से चलता है, ऐसे मूव करता हुआ जाता है, ये कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव। सांप जैसे चलने वाली तरंगों को ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। और वो तरंगें जो सीधी चलती हैं, कैंचुओं के चलते देखा? कैंचुआ कैसे चलता है? आगे बढ़ता है, हल्का सा पीछे आता है, फिर आगे बढ़ता है, ऐसे तो नहीं चलता ना। कैंचुआ कैसे चलता है? आगे गया, हल्का सा पीछे आया, फिर आगे गया। तो कैंचुआ जब चलता है तो मीडियम क्या है? कैंचुए का शरीर। सांप जब चल रहा है तो मीडियम क्या है? सांप का शरीर। अब आप एक बात बताइए कि मीडियम के पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं? अगर कैंचुआ आगे बढ़ रहा है तो मीडियम पार्टिकल, अगर कैंचुए की डायरेक्शन ये है तो मीडियम पार्टिकल भी कहां चल रहे हैं? आगे और पीछे। दूसरे शब्दों में कहें, तरंग संचरण की दिशा में ही मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं। क्लियर है? मीडियम के पार्टिकल कहां मूव? कैंचुए में कहां कर रहे हैं? कैंचुआ आगे बढ़ रहा है तो उसकी बॉडी भी आगे जा रही है। सांप क्या कर रहा है? सांप जा रहा है इधर और उसकी बॉडी मूव कहां कर रही है? ऐसे ऐसे। तो बॉडी ये बॉडी ऊपर और नीचे जा रही है। मतलब चलने की दिशा अगर ये है तो बॉडी कहां मूव कर रही है? ऊपर और नीचे, यानी चलने की दिशा के परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? सांप ऐसे चल रहा है तो उसकी बॉडी इधर और इधर मूव कर रही है, लेकिन चल रहा है इधर। तो ऐसी सभी तरंगें जिनमें मीडियम पार्टिकल तरंग चलने की दिशा के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ऐसी तरंगों को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, यानी अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। और ऐसी सभी वेव्स जिनमें मीडियम पार्टिकल चलने की दिशा में ही मूव करें, उनको लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। तो ये दो तरंगें आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स तरंगों में क्या फर्क है। ये दोनों तरंगें किसी भी यंत्र द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं। अभी देखा मैंने कि सांप और कैंचुए की बॉडी के अंदर हमने आपको दोनों दिखा दी, इसलिए दोनों यांत्रिक तरंगें हैं। सूर्य का प्रकाश यांत्रिक नहीं है, अयांत्रिक है, लेकिन सूर्य का प्रकाश ट्रांसवर्स है। अगर सूर्य के प्रकाश की बात करेंगे तो उसका नेचर ट्रांसवर्स है। सूर्य के प्रकाश में दोनों फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक भी होता है और इलेक्ट्रिक भी होता है, इसलिए उन तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इसके बारे में जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी आप दिमाग में ये रखें कि पृथ्वी के अंदर तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, तो पृथ्वी एक यंत्र है, एक बॉडी है, उसके अंदर तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए वो तरंगें कैसी कहलाएंगी? मैकेनिकल। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली तरंगें मैकेनिकल हैं। मैकेनिकल में
लॉन्गिट्यूडिनल भी हैं और ट्रांसवर्स भी हैं। दोनों प्रकार की तरंगें पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होंगी। दोनों प्रकार की तरंगें होंगी तो कैसी होंगी? एक जो लॉन्गिट्यूडिनल होगी, जहां भूकंप उत्पन्न हुआ वहां से सीधी ऊपर उठेंगी और ऊपर उठ के टक्कर मारेंगी। कहां? पृथ्वी के टॉप पर। ये हम कहां खड़े हैं? हम छत पर खड़े हैं, रूप पृथ्वी के रूप पर खड़े हैं हम। तो नीचे से उत्पन्न होने वाली तरंगें सीधे टक्कर मारेंगी। थोड़ी देर के लिए मानो कि आप इस छत के ऊपर खड़े हो, इस छत के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है जहां आप खड़े हो, और यहां भूकंप आया तो भूकंप से तरंगें ऐसी उठेंगी, सीधी जाएंगी और सीधे ऊपर जाके धक्का मारेंगी। तो जो तरंगें लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं वो सीधी चलती हैं। अब बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइए कि ये तरंग ज़्यादा स्पीड से चलेगी या ये तरंग ज़्यादा स्पीड से चलेगी? स्वाभाविक है, जो सीधी जा रही है। बंदूक की गोली तेज गति से जाएगी या ऐसे लहराते हुए कोई रॉकेट तेज गति से जाएगा? आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। स्वाभाविक है, जो सीधी तेज गति से जो सीधे जाएगा वो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेगा, और जो इस तरह से जाएगा, अगर आपसे कहा जाए साइकिल चलानी है आपको या मोटरसाइकिल चलानी है और कहा जाए बिल्कुल सीधे जाओ, तेज जाना है आपको, तो तेज चलाने के लिए क्या आप ऐसे लहराते हुए जाओगे? नेचुरल नहीं जाओगे आप। अगर गाड़ी को लहराओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और सीधे जाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो जो सीधी तरंगें होती हैं इनकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, और जो ट्रांसवर्स होती हैं इनकी स्पीड हमेशा कम होती है। तो जब भूकंप आता है तो वहाँ से भूकंप के फोकस से दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी और ट्रांसवर्स भी। लॉन्गिट्यूडिनल सीधे आती हैं और टक्कर मारती हैं ऊपर, इसलिए सबसे पहले पहुंचती हैं, इसलिए उनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। जो पहले पहुंचती हैं पृथ्वी पर उनको प्राइमरी, और जो बाद में पहुंच रही हैं उनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब इस आधार पर हमने ये समझ लिया कि पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आएगा तो दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होंगी। कौन सी? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल और मैकेनिकल ट्रांसवर्स। ये दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होंगी पृथ्वी के अंदर। अब आइए आगे। तो जो भूकंपीय तरंगें हैं, अगर मैं कहूं भूकंपीय तरंग दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं बॉडी वेव्स और दूसरी होती हैं सरफेस वेव्स। दो प्रकार की तरंगें हो गई, बॉडी और सरफेस। बॉडी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जमीन के अंदर है। जब तक जमीन के अंदर है तब तक बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स दो प्रकार की हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी तरंगें कौन सी हैं? जो सीधी आ रही हैं, वो प्राइमरी हो गई। तो उनका नेचर कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है? प्राइमरी मींस लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल जो प्राइमरी वेव्स हैं, और सेकेंडरी कैसी होंगी? ट्रांसवर्स। ये हो गई ट्रांसवर्स। ठीक? ये तरंगें कैसी चलेंगी? पृथ्वी पर अंदर से उत्पन्न होंगी तो इस तरह से, और ये तरंगें कैसी चलेंगी? ऐसे चलेंगी। क्लियर हुआ? तो पहले कौन सी पहुंचेंगी? ये वाली। इसलिए प्राइमरी वेव्स, इनको प्राइमरी शब्द इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले पहुंचती हैं, इसलिए प्राइमरी। और प्राइमरी वेव्स का नेचर कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल। ये ट्रांसवर्स हैं। अब आपसे कोई पूछे कि दोनों में से स्पीड तेज किसकी है, तो कहोगे प्राइमरी की। ठीक है? यहां तक क्लियर है? तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली तरंगें प्राइमरी और सेकेंडरी। पृथ्वी के जब यही प्राइमरी और सेकेंडरी तरंग पृथ्वी के ऊपर आ जाती हैं, जब यही तरंगें ऊपर आ जाती हैं तो ये दो प्रकार की तरंगों में कन्वर्ट होती हैं। दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जब ये पृथ्वी के ऊपर आ जाती हैं, तो दो प्रकार से उत्पन्न होती हैं। एक होती हैं ऊपर आने के बाद लव वेव, और दूसरे रैली। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जो सरफेस वेव होंगी, जब प्राइमरी वेव ऊपर आ जाएंगी तो ऊपर आके उनका स्वरूप चेंज हो जाएगा। अब वो दो अन्य प्रकार की तरंगों में कन्वर्ट होंगी, एक होगी लव और दूसरी होगी रैली। इसलिए भूकंपी तरंगें कुल चार प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव एंड रैली। चार प्रकार की तरंगें। और ये चार प्रकार की तरंगें कैसे चलती हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी मैं आपको समझाता हूँ।
तो जब लव वेव हो गई, ये लव वेव ये पृथ्वी के ऊपर पहुंच चुकी हैं, ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पहुंच चुकी हैं ऊपर, और दोनों ऊपर पहुंचने के बाद इन दोनों में कन्वर्ट होती हैं, लब में और रैली में। तो जब ये ऊपर पहुंच जाती हैं सरफेस पर, उसके बाद फिर ये धमाचौकड़ी शुरू करती हैं और पृथ्वी के सरफेस पर जब आगे बढ़ती हैं तो बहुत जान माल की हानि होती है। तो पृथ्वी को के सरफेस पर जान माल का जो नुकसान होता है वो बॉडी वेव्स के कारण नहीं होता। जब भूकंप की तरंगें पृथ्वी के अंदर होंगी तब तक हमें कोई नुकसान नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता तब चलता है जब ये तरंगें सरफेस के ऊपर पहुंच जाती हैं और लब और रैली का रूप ले लेती हैं। तो लब और रैली, ये प्राइमरी सेकेंडरी तो हमने समझ ली, प्राइमरी है लॉन्गिट्यूडनल और सेकेंडरी है ट्रांसवर्स। लब और रैली कैसी होती हैं? लब भी ट्रांसवर्स हैं, लेकिन ये दो तरफा ट्रांसवर्स हैं। दो तरफा मतलब क्या? देखो, ट्रांसवर्स ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। पानी की लहरें कैसी होती हैं? पानी की लहरें ऐसी थोड़ी होती हैं, पानी की लहरें ऐसी होती हैं। क्लियर है? तो पानी की लहरों में जो कंपन होता है वो वर्टिकल होता है, और जब सांप जमीन पर रेंगता है तो उसका कंपन हॉरिजॉन्टल होता है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल कंपन है, ऐसा है। लब में ये दोनों गुण होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपन भी है, वर्टिकल कंपन भी है। मतलब ऐसे भी चलती हैं और ऐसे भी चलती हैं, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। आप देखिए आपके सामने ये लब वेव है। जब जमीन को हिलाने का काम करती हैं ऊपर आने के बाद, तो जमीन को ऐसे भी हिला रही हैं। देखिए ये भाग, ये ऐसे भी है और साथ में ऐसे भी है, दोनों चीजें इसमें एक साथ हैं। इसीलिए दुनिया की सबसे खतरनाक तरंगें होती हैं लब वेव। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कौन सी भूकंपी तरंगें सबसे ज्यादा जान माल की को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो है लब। वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लब, उन्हीं के नाम से लब वेव पड़ा। इसी प्रकार रैली, ये भी वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से रैली, वैज्ञानिक के नाम से रैली वेव पड़ा। तो लब वेव, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है लब वेव किस प्रकार की तरंगें हैं, तो आप कहेंगे ट्रांसवर्स। लेकिन कैसी ट्रांसवर्स? दो तरफा ट्रांसवर्स, डबल साइडेड ट्रांसवर्स। ये हॉरिजॉन्टल भी ट्रांसवर्स हैं, लॉन्गिट्यूड और हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल भी हैं, दोनों तरफ से चलती हैं, ऐसी भी चलती हैं और ऐसी भी चलती हैं, एक साथ दोनों तरफ से हिलाएंगी। अगर इस बिल्डिंग को जरा कल्पना कीजिए, एक तरंगा आए बहुत बड़ी और इस बिल्डिंग को ऐसे हिलाते हुए चली जाए, तो क्या होगा? ये बिल्डिंग ऐसे ऐसे होकर जगह पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक उसी के साथ साथ इसको ऐसे भी हिलाए, तो जैसे तैसे ऐसे करके हिली थी तो ईंटें आगे पीछे हो गई थी, लेकिन ऐसे भी हिला देंगे तो फिर क्या होगा? वो जो आगे पीछे हो गई थी फिर वो ऊपर नीचे भी होंगी, नतीजा पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो बिल्डिंग गिरती ही इसीलिए है, लब वेव दोनों तरफ से मारती है, वो हॉरिजॉन्टल भी मारती है और वर्टिकल भी मारती है, दोनों तरफ से हमला करती है। इसीलिए सबसे खतरनाक वेव होती है लब वेव। इनकी चपेट में आने के बाद बिल्डिंग बचना मुश्किल है। रैली वेव, ये इलिप्टिकल शेप में चलती हैं। इनका तरीका ये है, ये आगे बढ़ती हैं तो ऐसे आगे बढ़ती हैं, ऐसे, ये है इलिप्टिकल शेप में मोशन होता है, इनका गोल गोल मोशन होता है। तो इलिप्टिकल मोशन होने के कारण, जैसे ये पृथ्वी है, इसके पास से अगर रैली वेव गुजरेगी तो ये बिल्डिंग कैसी होगी? ये बिल्डिंग ऐसे आके वापस अपनी जगह खड़ी हो जाएगी, ऐसे करके हिल के वापस अपनी जगह खड़ी हो जाएगी, बस ऐसे ऐसे होगी। तो एक तरफा से रैली होगी तो रैली उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कल्पना करो ये बिल्डिंग के नीचे का मटेरियल अगर हिलता है और ऐसे करके ऐसे आ जाए, तो बिल्डिंग ऐसे करके वापस अपनी जगह जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे बहुत गहरा गर्त है ना, बहुत गहरा, पृथ्वी तो बहुत गहरी है। जब इतनी मोटाई की परत इसके साथ ही बिल्डिंग हिलेगी तो पूरी परत ऐसे करके और वापस अपनी जगह पर जाएगी। इसलिए ये उतनी हानिकारक नहीं है, सबसे हानिकारक लब वेव है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है पी वेव का नेचर कैसा होता है, तो आप क्या कहोगे? अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल। सेकेंडरी वेव का नेचर कैसा होता है? आप कहेंगे ट्रांसवर्स। लब वेव का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स, दो तरफा। रैली वेव का नेचर कैसा होता है? इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, चार प्रकार की तरंगें हो गई। इनमें से बॉडी वेव कौन सी और सरफेस वेव कौन सी? जमीन के अंदर चलें वो बॉडी वेव हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी। जमीन के ऊपर चलें उन्हें सरफेस वेव हो गई रैली और लब वेव, ये सरफेस वेव हो गई। क्लियर हो गया? चार प्रकार की वेव समझ में आ गई। जब ये वेव
चलती हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जब ये ज़मीन के अंदर चलती हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है। जब ज़मीन के अंदर प्राइमरी वेव्स चलती हैं तो इनकी स्पीड ऊपर के भाग में यानी क्रस्ट में इनकी स्पीड होती है लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास। 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास इनकी स्पीड होती है क्रस्ट में। मेंटल में इनकी स्पीड होती है 8 से 9 किलोमीटर पर सेकंड। और जब यही कोर में पहुंचती हैं तो वहाँ इनकी स्पीड होती है 11 से 13 किलोमीटर या 11 से 14 किलोमीटर पर सेकंड तक होती है इनकी स्पीड। जैसे जैसे डेंस मटेरियल में जाएंगी वैसे वैसे इनकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो भूकंपीय तरंगें सबसे तेज़ गति से कहाँ चलती हैं, अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे कोर में, जहाँ इनकी स्पीड 14 किलोमीटर पर सेकंड तक हो जाती है। तो ये कौन सी तरंगें जो मैंने बताई, ये सारी प्राइमरी तरंग की बात कर रहे हैं। प्राइमरी तरंग की स्पीड है ये, क्रस्ट, मेंटल और कोर में प्राइमरी तरंग की स्पीड है। तो अब प्रश्न उठता है सेकेंडरी तरंग की स्पीड क्या होगी। तो बस इतना याद रखना है, सेकेंडरी तरंग की स्पीड प्राइमरी तरंग का 60% कम, मतलब उसका 60% होती है। अगर प्राइमरी वेव 10 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चल रही है तो सेकेंडरी 6 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलेगी, उसका 60%। ठीक है, प्राइमरी वेव का 60% गति होती है सेकेंडरी की, यानी सेकेंडरी वेव स्लो चलती हैं। तो कितनी स्लो चलती हैं, तो आप कहेंगे प्राइमरी का 60% ओनली। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्रस्ट में प्राइमरी वेव चली तो सेकेंडरी की स्पीड कितनी होगी, 3.6, 60%। 6 किलोमीटर का 60% क्या होगा, 3.6। तो इस तरह से ये स्पीड होगी सेकेंडरी की। इसके बाद अब प्रश्न उठता है कि लव और रेली ये फ्लोर पर किस गति से चलती हैं। लव और रेली की स्पीड वही होती है जो जमीन के अंदर सेकेंडरी की होती है। सेकेंडरी कैसी है, ट्रांसवर्स, और लव भी कैसी है, ट्रांसवर्स। इसलिए इनकी स्पीड पृथ्वी के ऊपर लगभग 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद जब भूकंप आता है तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, तो उसको मापते कैसे हैं। मापने के लिए 2 स्केल होते हैं। एक होता है मर्केली स्केल। ये किसने बनाया था, मर्केली स्केल मर्केली नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इस पर इन्होंने पॉइंट दिए थे, कहां से कहां तक। मर्केली स्केल पर पॉइंट है 0 से लेके 12 तक। 1902 में ये स्केल बनाया गया था। बाद में एक आए रिक्टर, इन्होंने एक स्केल बनाया। इस स्केल का जो नाम पड़ा वो रिक्टर स्केल है। इस पर भूकंप की तीव्रता को 0 से लेकर 10 अंकों तक नापा जाता है। तो 2 स्केल हैं, एक मर्केली है और दूसरा रिक्टर है। मर्केली स्केल पर 0 से 12 अंक होते हैं और रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 10 अंक होते हैं। ये इंटेंसिटी को मापने का तरीका है। तो चूंकि मर्केली के 32 साल बाद रिक्टर का स्केल आया, ये ज़्यादा व्यवहारिक था बजाय मर्केली के, इसलिए मर्केली स्केल का प्रयोग करना बंद कर दिया। अब इस समय जब भी भूकंप आता है तो रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता को काहे से मापा जाता है, रिक्टर पैमाने के पॉइंट से। तो बोलते हैं 6 तीव्रता का भूकंप आया, 7 तीव्रता का भूकंप आया, 8 तीव्रता का भूकंप आया, ऐसे भूकंप आते हैं। अभी तक दुनिया में जो मैक्सिमम भूकंप है वो 8.9 तीव्रता का आया। इससे ज़्यादा का भूकंप अभी तक नहीं देखा गया। और ये 10 पॉइंट ये हाईएस्ट है। रिक्टर का कहना है इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 तीव्रता का भूकंप होगा तो पृथ्वी बचेगी ही नहीं। ऐसा क्या हो जाएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी के ऊपर जितनी संरचनाएं सब मिट जाएंगी, पूरा स्वरूप बिगड़ जाएगा। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझें कि इन तरंगों में जब भूकंप आता है तो भूकंप की तीव्रता को जो मापा जाता है तो एक एक पॉइंट से कितना अंतर आता है। तो भूकंप की तीव्रता में 1 पॉइंट से 10 गुने का अंतर आता है। मतलब अगर 6 पॉइंट का रिक्टर पैमाने पर 6 तीव्रता का भूकंप है और एक जगह तीव्रता आई 7,
तो इसकी तुलना में ये भूकंप 10 गुना ज़्यादा तीव्र है। और जब तीव्रता 1 पॉइंट बढ़ती है तो ऊर्जा में 32 गुने का अंतर आता है। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि रिक्टर पैमाने पर एक तीव्रता बढ़ने से, 1 पॉइंट बढ़ने से तीव्रता कितने गुना बढ़ती है, इंटेंसिटी कितने गुना बढ़ती है। तो इंटेंसिटी बढ़ती है 10 गुना और ऊर्जा कितने गुना बढ़ती है, 32 गुना। रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर 1 पॉइंट आगे बढ़ने से भूकंप की तीव्रता में 10 गुने का फर्क होता है और ऊर्जा में 32 गुने का अंतर आता है। तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी किस बात पर निर्भर करती है, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, अगर कोई तरंग ये है तो ये जितना ऊपर और नीचे उठ रही है, बैठ रही है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। कोई तरंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी माध्य अवस्था से जितना अप एंड डाउन करती है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर एक तरंग ऐसे करके निकल गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो ऐसे ऐसे करके गई तो आपको हिला के जाएगी। पानी में कल्पना करो कि अगर पानी में एक तरंग आ रही है, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके आई तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बगल से निकल जाएगी। लेकिन अगर वो आप तैर रहे हो और एक तरंग ऐसे ऐसे करके आती है तो फिर क्या करेगी, आपको झकझोर देगी, झकझोरेगी कि नहीं। अगर आप जहाज में जा रहे हो और जहाज के बगल से अगर कोई एक अधिक एम्पलीट्यूड वाली तरंग निकल जाए तो जहाज आगे पीछे ऐसे ऐसे हिल जाएगा, तो वो उसमें तीव्रता ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये तीव्रता निर्भर करती है एम्पलीट्यूड पर। तो जिस तरंग का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी तीव्रता उतनी ज़्यादा होती है। तो एक रिक्टर स्केल पर 1 पॉइंट आगे बढ़ाने से तीव्रता में 10 गुने का अंतर आता है, लेकिन एनर्जी 32 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए 6 तीव्रता के भूकंप की तुलना में 7 तीव्रता का भूकंप 32 गुना ऊर्जा के साथ आता है। क्लियर हुआ, समझ में आई। अगर आपसे पूछा जाए 6 तीव्रता के भूकंप की तुलना में 8 तीव्रता के भूकंप, 6 की तुलना में 8 तीव्रता का भूकंप है, तो बताइए इंटेंसिटी कितने गुना है, 100 गुना, क्योंकि इससे 10 गुना ये और इससे 10 गुना ये, तो 10 गुणा 10 कितना हुआ, 100 गुना। तो 6 की तुलना में 8 तीव्रता का भूकंप 100 गुना ज़्यादा तीव्र होता है। इसी प्रकार 6 की तुलना में 9 तीव्रता का भूकंप 1000 गुना होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 गुना ज़्यादा। और एनर्जी कितने गुना होगी, 32 गुणा 32 गुणा 32, इतने गुना एनर्जी होगी। तो दुनिया बचेगी क्या, खत्म हो जाएगी। इसीलिए भूकंप की तीव्रता और ऊर्जा में ये डिफरेंस होता है, ये अंतर होता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, परीक्षा में ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने रिक्टर स्केल भी देख लिया, मर्केली देख लिया। अब जब यही तरंगें अंदर प्रवेश करती हैं, पृथ्वी के अंदर चलती हैं, तो किस तरह से चलेंगी, आइए देखते हैं। ये एपीसेंटर है, यहाँ पर एपीसेंटर है। देखिए ये एपीसेंटर है। एपीसेंटर वो जगह है जहाँ भूकंप को महसूस किया जाता है। भूकंप आया कहाँ है, आया है इस जगह पर, इस जगह पर आया, तो ये कहलाएगा फोकस। यहाँ से तरंगें चलना शुरू हुई। क्लियर हुआ, ये तरंगें चलना शुरू हुई। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको वाइट कलर की दिख रही हैं ये है पी वेव्स प्राइमरी, और जो काले कलर की हैं ये है सेकेंडरी। ठीक, क्लियर है। पृथ्वी के अंदर चल रही हैं तो बॉडी वेव्स, बाहर चलेंगी तो सरफेस वेव। यहाँ अभी हम केवल प्राइमरी वेव्स, आपको बॉडी वेव्स दिखा रहे हैं। बॉडी वेव्स में प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों की बात करेंगे। तो प्राइमरी है वाइट वाली और काली वाली है सेकेंडरी। ठीक है, जब ये तरंगें आगे बढ़ती हैं तो अब आप देखिए, जब ये तरंगें आगे बढ़ेंगी तो पृथ्वी के अंदर इन्हें जाना है, क्रस्ट को पार कर जाएंगी, मेंटल को पार कर जाएंगी, और जैसे ही कोर में पहुंचेंगी, कोर के 2 भाग हैं, एक आउटर और एक इनर, 2 कोर के भाग हैं। ये वाला भाग कैसा है, लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये प्लास्टिक सॉलिड कहलाता है, प्लास्टिक जैसा सॉलिड है ये।
डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। प्लास्टिक जैसा सॉलिड मतलब लचीला, सॉलिड तो है लेकिन प्लास्टिक जैसा लचीला है ये। और ये वाला भाग लिक्विड होता है, इसी पर ये पूरी पृथ्वी तैरती है, ठीक है। तो ये वाला भाग लिक्विड है। और अभी हमने एक चीज़ जानी, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वेव को हम अगर ये पता लगाएं कि ये किस मीडियम में चल सकती हैं, तो याद रखेंगे प्राइमरी वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चल सकती हैं। प्राइमरी वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चल सकती हैं, लेकिन सेकेंडरी वेव केवल और केवल सॉलिड में चल सकती हैं और लिक्विड के सरफेस पे चल सकती हैं। जैसे पानी में, पानी के सरफेस पर तरंगें चलती हैं कि नहीं, ऐसी लहरें। तो वो जो लहर तरंग होती है, वो जब चलती, वेव्स चलती हैं, तो वो पानी के ऊपर चलती हैं, अंदर नहीं चलती, अंदर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सेकेंडरी वेव्स, यानी दूसरे शब्दों में कहें ट्रांसवर्स वेव्स की विशेषता है कि ये केवल और केवल कहाँ चलती हैं, सॉलिड में, और लिक्विड की सरफेस पर। लिक्विड की गहराई में नहीं जा सकती और गैस में तो चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि भूकंप, कौन सी भूकंपी तरंग पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकती है, तो वो है प्राइमरी। प्राइमरी सब जगह जाएगी, सॉलिड में भी जाएगी, लिक्विड में भी जाएगी, फिर सॉलिड आ जाएगा। तो सॉलिड लिक्विड सॉलिड, इसीलिए प्राइमरी वेव वाइट कलर की आप देख रहे हैं, नीचे तक पहुंच रही हैं, देख रहे हैं आप नीचे तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो अगर मान लो मैं भोपाल में यहां खड़ा हूं और मेरे नीचे अगर मैं पृथ्वी में यहीं से छेद कर दूं और नीचे छेद जब बाहर निकलेगा, तो जानते हो कहां निकलेगा, अमेरिका में, क्योंकि भारत के पीछे अमेरिका है, ठीक है। ग्लोब पर आप देखेंगे, देखिए आप, ये देखिए आप, ये इंडिया है, इसके पीछे जाओगे तो ये अमेरिका वाला पोर्शन आएगा, लगभग अमेरिका वाला पोर्शन आएगा। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते अपन, लगभग अमेरिका वाला पोर्शन। या दूसरे शब्दों में कहें कि मैं पृथ्वी में यहाँ से होल करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ इंडिया में होल करूँ यहाँ से और एग्जैक्ट सीधा निकालूँ जो पृथ्वी के सेंटर से होकर जाएगा, तो निकलेगा यहाँ अमेरिका के नीचे, दक्षिण अमेरिका के आसपास, यहाँ कहीं निकलेगा। ये आर पार यहाँ से होगा तो इधर कहीं निकलेगा, ठीक। तो जब यहाँ से निकलेगा, अगर भूकंप यहाँ आया है तो प्राइमरी वेव्स यहाँ से जाकर यहाँ तक पहुँच जाएंगी, पूरी पृथ्वी के अंदर चल सकती हैं प्राइमरी। लेकिन सेकेंडरी वेव्स पानी के अंदर नहीं चल सकती, लिक्विड में नहीं चल सकती, इसीलिए सेकेंडरी वेव्स आउटर कोर में नहीं जा सकती। वो कहाँ, यहीं से लौट जाएंगी, यहीं से लौट जाएंगी, या तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगी या फिर ख़त्म होने के साथ साथ वो साइड में मुड़ जाएंगी। दो में से एक चीज़ होगी, या तो वो यहाँ से, ये देखिए टर्न हो गई, इधर भी टर्न हो गई, यहाँ टकरा कर ख़त्म हो गई, अंदर नहीं जा रही हैं, तो काली वाली अंदर नहीं जाएंगी। क्लियर हुआ। काली वाली जो तरंगें हैं सेकेंडरी, वो अंदर नहीं जाएंगी, वो केवल क्या करेंगी, आउटर कोर के ही चारों तरफ जाने की कोशिश करेंगी। और जब ये तरंगें आगे बढ़ती हैं तो ये कभी सीधी नहीं चल सकती, इन्हें टर्न करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मीडियम बदल जाता है। मीडियम की डेंसिटी, जब भी कोई प्रकाश तरंग, आपने पढ़ा होगा प्रकाश तरंग रेयर टू डेंस जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ये पढ़ा होगा आपने, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो इसीलिए ये तरंगें अलग अलग मीडियम में होकर प्रवेश करती हैं, इसलिए ये तिरछी चलती हैं। जब यही प्राइमरी वेव्स आगे बढ़ती हैं तो ये भी आगे बढ़ते हुए कहाँ जाएंगी, ये तरंगें देखिए, कुछ तरंग तो अंदर घुस गई सॉलिड में, और कुछ तरंग जो यहाँ से गई थी ये यहाँ से अब रेयर टू डेंस जा रही है ना, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएंगे डेंस होता जाएगा। तो रेयर टू डेंस जाएगी, तो डेंस जाने पर क्या होगा, नॉर्मल की तरफ टर्न हो जाएगी। अगर इस जगह पे मैं नॉर्मल खींच दूँ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल माने होता है अभिलंब, तो ये जो तरंग आ रही थी ये नॉर्मल की तरफ टर्न हो गई ना टर्न, इसीलिए ये वाला भाग छूट गया। जो यहाँ तरंग जा रही थी, ये देखिए, अगर यहाँ नॉर्मल है तो ये तरंग क्या कर रही है, आई और यहीं की यहीं टर्न हो गई तो इधर चली गई, लेकिन ये अंदर नहीं आई, तो ये वाला पोर्शन खाली छूट जाएगा। तो जो पोर्शन खाली छूट जाएगा उस भाग में प्राइमरी वेव्स नहीं पहुंच पाएंगी। वो भाग कौन सा होगा, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भूकंप आता है तो प्राइमरी तरंगें किस भाग में नहीं पहुंचती, या दूसरे शब्दों में कहें कि पृथ्वी का ऐसा कौन सा भाग है जहां भूकंप के झटके महसूस नहीं किए जाते। तो आप कहेंगे जहां भूकंप का फोकस है वहां से
105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच में भूकंप के झटके महसूस नहीं किए जाते। इस क्षेत्र को कहते हैं पी वेव शैडो जोन। ये पी वेव शैडो जोन, शैडो माने जिस भाग में पी वेव नहीं पहुंच रही, वो शैडो एरिया है। तो वो शैडो एरिया 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच में होता है। कहीं कहीं किताबों में इसको लिखा गया है 103 से लेकर 142 43 ऐसा करके लिखा गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप यही याद रखें 105 से लेके 140। तो 105 से 140 डिग्री के बीच में पी वेव या कोई भी भूकंपी तरंग नहीं पहुंचती, लेकिन 140 के बाद फिर भूकंपी तरंग महसूस की जाती हैं। तो 140 से इधर भी 140 के बीच में। अब ये 140 आप कैसे बनाएंगे पृथ्वी पर? देखिए, मान लीजिए भूकंप यहाँ आया, नॉर्थ पोल पर आया, इस नॉर्थ पोल पर, तो भूकंप तरंग कहाँ तक जाएगी? 105 डिग्री तक। 90 डिग्री पर इक्वेटर हो गया, 90 के नीचे कितना डिग्री और उतरना है? 15 डिग्री और उतरना है 105 के लिए। ये आ गया 15 यहाँ, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला 105 की जो अक्षांश है, इस पूरे अक्षांश तक भूकंप आपको महसूस होगा। यहाँ आया भूकंप, पृथ्वी के इतने भाग में महसूस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पृथ्वी पर आप भूकंप महसूस करेंगे। लेकिन इसके बाद 140 तक का गैप हो जाएगा, 105 के बाद 140 तक का गैप हो जाएगा। इस पट्टी में भूकंप के झटके बिल्कुल महसूस नहीं किए जाएंगे। ये 140 वाली पट्टी है, यहाँ 105 है, ये 140 है। तो 140 वाली पट्टी पर भूकंप नहीं आएगा, फिर इसके नीचे फिर महसूस होगा, 140 के नीचे फिर महसूस होगा। तो इस तरह से भूकंप जहां आता है वहां से एंगल बनाइए, 105 डिग्री तक महसूस होगा, उसके बाद 140 से 180 तक महसूस होगा, क्योंकि अक्षांश 180 होते हैं। तो इसलिए भूकंप के झटके जहां भूकंप आता है वहां से कितने डिग्री तक देखे या महसूस किए जा सकते हैं? तो आप कहेंगे जहां भूकंप का फोकस होता है वहां से 105 डिग्री, वहां से 105 डिग्री पूरी पृथ्वी पर, फिर 105 से 140 का गैप होगा, और इस गैप के बाद फिर भूकंप के झटके 140 से 180 तक फिर महसूस किए जाएंगे। तो इस भाग में कौन सी तरंगें नहीं पहुंची? पी, प्राइमरी। और अगर सेकेंडरी की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी तो केवल 105 तक ही जाएंगी, उसके बाद सेकेंडरी नहीं पहुंचेंगी। ये सेकेंडरी वेव का ही जोन है, क्योंकि इधर तो लिक्विड है, लिक्विड में घुस नहीं सकती वो। तो जब लिक्विड में घुसेंगी नहीं तो इस सॉलिड में कहां से आएंगी? इसीलिए एस वेव का शैडो जोन कितना होता है? 105 से लेकर पूरा 180 तक। 105 से 180 के भाग में सेकेंडरी वेव कभी भी महसूस नहीं की जाएंगी। तो परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि अगर पृथ्वी के किसी एक भाग में भूकंप आता है तो उसके ठीक नीचे कौन सी भूकंपी तरंगें पहुंचेंगी? ऑप्शन में होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, दोनों और एक भी नहीं। समझ में आई बात? कैसे पूछा जाएगा प्रश्न कि यदि पृथ्वी के किसी भाग में भूकंप आता है तो उसके ठीक नीचे पृथ्वी के दूसरी तरफ भूकंप की कौन सी भूकंपी तरंगें पहुंचेंगी? केवल प्राइमरी, केवल सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, अथवा दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? केवल प्राइमरी। ठीक है, केवल प्राइमरी वे पहुंचेंगी, बस सेकेंडरी तो पहुंचेंगी नहीं। तो इसलिए इस तरह से इसको देखकर आप पूरे भूकंप का एक अनुमान लगा सकते हो कि भूकंपी तरंगें किस तरह की होती हैं और कहाँ कहाँ पहुँचती हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? परीक्षा में प्रश्न आएगा कि प्राइमरी वेव का शैडो जोन कितने डिग्री पर होता है? तो कहेंगे 105 से 140 तक, ये प्राइमरी वेव का शैडो जोन है। सेकेंडरी वेव का शैडो जोन कहाँ से कहाँ तक होता है? 105 से 180 तक। क्लियर है? समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, मैं अभी इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। भूकंप से संबंधित और थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। जय हिंद।